अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सोहरवर्दी। भारत में इंतखाबात हो गए, मोदी जीत के 2014 से ज़्यादा बड़ा मैंडेट उनको मिला है। 348 नशस्तों के साथ 64% उन्होंने इलेक्शन में सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। मोदी की जीत दो कौमी नज़रिए की जीत है। भारत अब सेकुलर भारत रह सकेगा या नहीं, आज हम इस पर बात करेंगे, मोदी की जीत पर। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने आज शाहीन 2 का तजर्बा किया है। 1500 किलोमीटर रेंज के इस मिज़ाइल के तजर्बे पर भी आज बात करेंगे। बड़ा सिग्निफिकेंट दिन है, एक तरफ मोदी की भारत में इंतखाबात, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से मिज़ाइल हमला। कुछ बात करेंगे। आसिफ जरदारी नैब में पेश नहीं हुए, बिलावल को बुलाया जा रहा है, और PTM की ज़हर अफशानी पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, आपको तो तवक्को थी, आप काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि मोदी जीत जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी लीड से जीतेगा आपको तवक्को थी? नहीं, इतनी बड़ी की नहीं थी। हैं? मुझे तो तवक्को नहीं थी। मेरा तो ख्याल था कि कोई हंग पार्लियामेंट वहाँ आएगी, हंग पार्लियामेंट आएगी, लेकिन आप कह रहे थे मोदी जीत जाएगा। हमारी काफ़ी दफ़ा बात हुई इस पर। मोदी साहब जीत गए हैं और उनको जीतना भी था। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, आपने शुरू में कही भी कि 70 साल बाद पाकिस्तान वालों ने 70 साल पहले दो कौमी नज़रिए को तस्लीम कर लिया था। हाँ, तो 70 साल बाद आज पूरे भारत ने भी अखंड भारत के बजाय दो कौमी नज़रिए को तस्लीम नहीं, इसको ज़रा वजाहत से बात करें। देखिए, ये बात यह है कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के कायदीन कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, लिहाजा इनके अलग अलग मुल्क होने चाहिए। जबकि कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात थी और वो कहते थे कि हिंदू जो है, भारत जो है, वो भारत में बसने वाले तमाम लोगों का है और भारत में कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसलिए जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था और हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान था। तो अब हिंदुस्तान के नाम में भी शायद एक तब्दीली आ जाए कि वो हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान जो है ऑफ इंडिया हो जाए या हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो जाए। तो मतलब ये है कि अब वहाँ पर हिंदुत्व और हिंदुइज्म की प्रचारक जो पार्टी है उनको 2/3 से ज़्यादा की कामयाबी मिली है, जो इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि अब वहाँ पर हिंदुइज्म का प्रचार और उसका जो रिलीजियस इम्प्लीकेशंस हैं और रिलीजियस जो उसके पर्सपेक्टिव्स हैं उनको ज़्यादा क़ुव्वत के साथ रूबा अमल लाया जाए। अच्छा, मोदी की जीत के बाद दो सवाल अहम हैं। पाकिस्तान से जंग के ख़तरात ख़त्म हो गए, सब कह रहे थे इलेक्शन तक है। कल वैसे हमने एयर स्पेस भी खोल दी है, जो पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमने एयर स्पेस बंद रखी हुई थी इंडिया के लिए, इंडिया से आने वाले जहाज़ों के लिए, वो भी खोल दी है। आपको लगता है अब जंग के बादल ख़त्म हो गए? देखिए, अभी मैं एक दिन में और आज ही के दिन में इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर, क्योंकि माजी में हमने जितने भी कमेंट किए हैं उनको इंडिया के मामले में अक्सर इश्यूज पे भी हमने ये कहा था कि अब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है, अब इंडिया से किसी किस्म की जारहियत की तवक्को ना की जाए, कानूनी तौर पर आए, उसका सारा हमने दिया था। अब आइंदा क्या होगा इसको अगले चंद दिनों में हम ज़रूर इसके ऊपर कॉमेंट करेंगे, क्योंकि दूसरा लोग जानना चाहते हैं कि क्या इमरान खान को मोदी की हलफ बर्दारी में जाना चाहिए? क्या जिस तरह मोदी ने नवाज़ शरीफ को अपनी हलफ बर्दारी पे बुलाया था, इमरान खान को भी बुलाएंगे या नहीं जाना चाहिए? या मेरा ख्याल इसमें हमारा फॉरेन ऑफिस बहुत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो इसके ऊपर अपनी बड़ी प्रोफेशनल राय भी देगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका पहला जो सवाल होना चाहिए, क्या मोदी इमरान खान को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। अगर इंडिया से कोई हमारे दोस्त हों तो उनसे पूछा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पुनीत कुमार साहब ने हमें ज्वाइन करना, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया है। जब वो ज्वाइन करते हैं, तीसरा पुनीत कुमार साहब हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पुनीत कुमार साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर पुनीत साहब, आपको तवक्को थी कि मोदी इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जीत लेंगे, 348 नशिस्तें जीत लेगी बीजेपी अलायंस? जी बिल्कुल, हमें इस बात का एहसास था कि 300 से ऊपर सीटें अलायंस को जाएंगी। अच्छा, लेकिन खुद अपने बल पर मोदी को 290 ऊपर सीटें आएंगी।
ऐसा ऐसा हमें नहीं एहसास था। इंडिया में जो भी सर्वेस हुए, एग्जिट पोल्स हुए, उन सभी एग्जिट पोल्स में करीब करीब मोदी को मेजॉरिटी दिखाया गया था। लेकिन कुछ सर्वेस में ऐसा दिखाया गया था कि बीजेपी एंड कोalition को 350 प्लस सीट मिल सकती है। तो यहाँ पे इस तरह की एक फील्डिंग हो चुकी थी एक तरह से कि मोदी आने वाला है। अच्छा साहब, मैंने अपने गेस्ट मोहम्मद अली दुरानी साहब से एक सवाल पूछा था, आपसे भी पूछता हूँ। 2014 में मोदी जब जीते थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को हलफ बर्दारी के लिए बुलाया था, क्या आप वो इमरान खान को बुलाएंगे? बिल्कुल। जो मोदी की जो फॉरेन डिप्लोमेसी रही है वो लुक किस्त है। वो चाहते हैं कि एशियाई मुल्क हैं, उनके साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते कायम हो। इसलिए मोदी खुद अपनी पहल करते हुए लाहौर गए थे नवाज शरीफ से मिलने की। तो अब एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की तरफ से भी है कि पाकिस्तान आगे बढ़े और जो इस इस्लामी दरमियान में जो तलखियां बढ़ी थी उसको करते हुए कुछ पहल करे। नहीं, अब पहल क्या करें? हम मोदी को बुलाएं या मोदी हमें हलफ बर्दारी में बुलाएगा? मोदी को बिल्कुल बुलाना चाहिए। मोदी बुलाएंगे ऐसा हमें लगता है। आपको लगता है? और दूसरा, बहुत बात हो रही है कि जो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस वाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है, बीजेपी उसको ख़त्म कर देगी। आपको ऐसा लगता है कि अब उसके लिए उनके पास मतलूबा तादाद भी मौजूद है पार्लियामेंट में और अब वो ऐसा कर देंगे? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना इतना आसान नहीं होता। जो रूलिंग पार्टी है अभी जो जीत का ये है, उसको राज्यसभा जो है अपर हाउस, उसमें मेजॉरिटी 2020 के बाद आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ही कुछ ऐसे इस तरह के वो ले सकते, एक्शन ले सकते। और आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन ईज आउट होती लगती है, या इतनी मेजॉरिटी के बाद मोदी जब ताकतवर होकर आएंगे तो वो पाकिस्तान से तनाव बढ़ाएंगे, जो उनके इलेक्शन कैंपेन में भी नजर आ रहा था? देखिए मोदी की पहल एक बार आप पहले देख चुके हैं। मोदी क्या चाहते हैं वो भी आप देख चुके हैं। नवाज शरीफ से खुद जाके मिलना, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ना। तो मोदी चाहते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की पहल होती है, इमरान खान क्या करते हैं, टेररिज्म के इशू पर क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो सबसे अहम कश्मीर है ना, कश्मीर पे मोदी क्या करेंगे? देखिए, कश्मीर पे जो सबसे पहले तो वहां पे जो टेररिज्म का मीनेस है उसको कंट्रोल करने की कवायद रहेगी। उसके बाद जो भी स्टेटस है उसको लगातार बीजेपी और राइट विंग की तरफ से डिमांड होती रही है कि उसको स्क्रैप किया जाए। तो अब आगे देखना होगा मोदी इस पर क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन उन पर दबाव इस बात का जरूर है कि आर्टिकल 370 को इसको स्क्रैप किया जाना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया पुनीत कुमार साहब बात करने का, बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, आपने कहा कि वो आर्टिकल 370 ख़त्म करना चाहते हैं। मोदी की इस जीत के बाद कश्मीर के नए नैरेटिव की बात होगी? देखिए जनाब, एक तो मोदी साहब की जीत के बाद जो रवैया उनकी मीडिया का या जो हमारे साथ मेहमान थे वो तो खैर बहुत बैलेंस्ड उनका, इलेक्शन से पहले नहीं था बैलेंस। हाँ, इलेक्शन से पहले वो उनकी कैंपेन की एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था अग्रेशन। अब गालिबन वो उस अग्रेशन को बढ़ाने के बजाय वो अपना एक नया पोस्चर जो है कुछ अरसे के लिए वो लाने की कोशिश करेंगे। शाह महमूद साहब को किर्गिस्तान में मिल भी लिया, हाँ, उन्होंने और मिठाई भी ऑफर कर दी, क्योंकि बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन ये है कि ये मिठाई भी ऑफर की। जी, इसलिए मैंने कहा था कि ये सवाल जो है ये पहले इंडिया की तरफ से पूछा जाना चाहिए कि पूछा मैंने। हाँ, अगर बुलाए मेरी तो राय है कि जरूर जाना चाहिए। और अच्छा, आपकी राय है? हाँ, और इमरान खान साहब ऐसे भी वहाँ एक सेलिब्रिटी हैं, अगर इन्हें वहाँ बुलाया जाएगा और वहाँ जाएंगे, बात तो उन्होंने अपनी करनी है ना।
मतलब ये थोड़ा है कि अब इंडिया जाने से आपकी एडवाइस है कि अगर बुलाया जाए तो हाँ जाना तो चाहिए। जाना चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ जाना चाहिए, अपने मौक़िफ़ पे खड़े होकर जाना चाहिए। वो इलेक्टोरल प्रोसेस से जीते हैं। और वहाँ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मुज़म्मिल साहब, वो उस पर अब हमारे यहाँ बात तो नहीं होगी। भाई इंडिया के गरीबों ने, ठीक है ना जी, वहाँ के वडेरों के मुकाबले में एक चाय वाले को दोबारा मुंतखब कर लिया, या दूसरी लफ्ज़ों में वहाँ पे मरूसी सियासत को उन्होंने बहुत दूर जाके दफन कर दिया। हमारे यहाँ जो बच्चों को उछालते हुए मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, प्रियंका और राहुल का जो मतलब ये था कि, और अब पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक दुनिया के अंदर एक अमल है जिसमें कि कुछ लोग इक़्तिदार को अपना हक समझ लेते हैं, उनके खिलाफ जो रिएक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस में सामने आ रहा है, वो पिछली दफ़ा भी आया था इंडिया के अंदर, और इस दफ़ा तो वो खुल के आ गया है कि भाई हम बच्चों को नहीं मानते, हम परफॉर्मेंस को मानते हैं, हम गुर्बत और अमारत को नहीं मानते, हम एबिलिटी और परफॉर्मेंस को मानते हैं। तो लिहाजा अब ये जो यहाँ के वडेरों और जागीरदारों ने पिदरम सुल्तान बूथ की सियासत, और मेरे बाद मेरे तो इंडिया में तो आपको वो खत्म होती है, इंडिया में उसका जनाजा निकल गया है, और ये तो मोहरे तस्दीक सब्त होगी, इसके बावजूद कि उन्होंने इनकी तरह नहीं किया था बेशर्मी से कि बच्चा पैदा हो गया तो अब वो सदर होगा, बल्कि उन्होंने तो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद पहले मनमोहन को 2 टर्म, हाँ 2 टर्म दी, उसके बावजूद उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये पैगाम है पाकिस्तान में अपने बच्चों को हुक्मरानी का हकदार समझने वाले नादान और प्लंडरर पॉलिटिशियंस के लिए कि आपकी दौलत आपकी कामयाबी की अमीन नहीं हो सकती, और आपकी जेनेटिक कॉन्टीन्यूटी जो है वो किसी जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकती, और पूरी दुनिया में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है उन मुल्कों में जहाँ पे एक और बड़ा ज़बरदस्त पहलू है, मोदी ने अपनी कैंपेन में खुद को चौकीदार कहा, हर जो अपनी रैली है उसमें फ़ौज के हक़ में नारे लगवाए, फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगवाए और दिफा की बड़ी बात की, और वो भारतीय फ़ौज के साथ खड़े होके उनका शान, भारतीय फ़ौज के नुमाइंदे बन के, चौकीदार बन के उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो हमारे यहाँ तो वो कहते हैं जो फौज के साथ खड़ा है वो सियासतदान ही नहीं है, और जो फौज के बाद भी नहीं है और वो सियासतदान भी नहीं है। हमें आज यहाँ पे 6 महीने हो गए हैं प्रोग्राम करते हुए, हम डट के खड़े हुए हैं कौमी इश्यूज नहीं, वैसे मैंने कहा ये फर्क आपको नजर हाँ अपने इदारों के साथ भी, और आप उस दिन जिस दिन PTM के बाद फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी शाम को जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान में पोल किया तो 80%, 60% या 70%, 80% लोगों ने कहा कि DGISPR का मौक़िफ़ सही है। मतलब यह है कि हमारे सियासतदान, हमारे इंटेलेक्चुअल जो बड़े इंडिया की दुम में घुसरे होते हैं और अपना इंटेलेक्चुअलिज्म सारा का सारा पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ अपनी गुफ्तगुओं में और तकरीरों में और नारों में निकाल रहे होते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि कौमें जो होती हैं वो अपने इदारों के साथ हो। चलें, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाज़रीन थोड़ी कश्मीर नैरेटिव पे भी बात करेंगे, क्योंकि BJP का इंडियन हेल्ड कश्मीर का वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म करना चाहते हैं, उस पे हमारी कश्मीर नैरेटिव पे, कश्मीर पॉलिसी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये दुरानी साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। दुरानी साहब आपके पास सवाल छोड़ के गया था, बदले बदले से मोदी की बदली कश्मीर पॉलिसी, हमारा कश्मीर नैरेटिव, अगर वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म करते हैं तो क्या होगा। कश्मीर से एक जर्नलिस्ट आए यहाँ, बड़े सीनियर, उन्होंने पाकिस्तान आके कहा कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर कश्मीर उतना मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं होता जितना इंडिया में रिफ्लेक्ट होता है। मोदी कश्मीर के बारे में कुछ भी करे, कश्मीर सिर्फ मोदी साहब का इशू नहीं है, कश्मीर हमारा भी इशू है, और हमारे ख्याल में कश्मीर हमारा है। और अब जब 2 कौमी नज़रिया जो है उस पर मोहर सब्त कर दी है इंडियन अवाम ने, अब तो और ज़्यादा कश्मीर हमारा है, चूँकि कश्मीर जो है वो मुकम्मल जो मतलब मुसलमानों की अक्सरियत रखने वाला इलाका है, इसलिए कश्मीर के बारे में और कश्मीर में होने वाली वॉयलेशंस के बारे में जो इंडिया की तरफ से हो रही हैं, और कश्मीर के बारे में जो इंडिया ये हिकमत अमली बना रहा है कि कश्मीरियों के बजाय कश्मीर की ज़मीन को इंडिया का बनाया जाए, कि वहाँ पे तमाम जो
कश्मीरी इमलाक हैं, ये जो आपने स्पेशल स्टेटस की बात की नाज़रीन, का आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर और हमारी तरफ आज़ाद कश्मीर दोनों को दिया गया एक मखसूस स्टेटस है, जिसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अंदर भी कोई हिंदू या कोई बाहर का आदमी जो कश्मीर का शहरी नहीं है वो जायदाद नहीं खरीद सकता। इसी तरह यहाँ पे भी वो है और मोदी साहब इस स्टेटस को ख़त्म करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इजराइल की तरह कश्मीर की ज़मीनों पर हिंदुओं के कब्ज़े करने के बाद वो कहेंगे जी अगर आपको कश्मीरी चाहिए तो आप उन्हें अपनी तरफ ले जाएं, हमें तो कश्मीर चाहिए था, उसका पानी चाहिए था, उसका रकबा चाहिए था, उसका ज़ाफ़रान चाहिए था, उसकी खूबसूरती चाहिए थी, उसका टूरिज़म चाहिए था, उसके पहाड़ चाहिए थे, उसकी मादनियात चाहिए थे, वो हमने ले ली है। तो ये स्टेटस जो रोका गया हुआ है ये आर्टिकल 370 इंडियन आर्टिकल एक्ट के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के तहत रोका गया है। इसको अगर मोदी ख़त्म करने जा रहा है तो उसके लिए हमें एक बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी कश्मीर नैरेटिव के अंदर न्यू इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, जिसका जिक्र हम आज, मैं तो कम से कम 1 साल से कर रहा हूँ कि इस वक्त इसको एक नए रंग में लेके हमें आगे चलना चाहिए। और इस पे हम चाहेंगे कि मैं तो ये चाहूँगा, हिना रब्बानी खर हमारे साथ हैं, साबिक वज़ीर ख़ारिजा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना रब्बानी खर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। हिना साहिबा, मोदी की जीत के बाद आपको ये मोदी जो 348 सीट्स के साथ एक बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं, पाकिस्तान की तरफ एग्रेसिव लगेंगे या आपको लगता है कि अब टॉक्स शुरू हो जाएंगी और ये बदले हुए मोदी होंगे? देखिए, अभी तो फ्रेंकली स्पीकिंग हम में से किसी के पास भी कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है कि हम देख सकें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी सेकंड टर्म में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल विक्ट्री के साथ आए हैं, बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री से आए के साथ आए, जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा उनका नैरेटिव सेल हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है इंडिया में। और एक इंदिरा गांधी के बाद ये पहले शख्स हैं इंडिया में जो दूसरी दफ़ा एक मेजॉरिटी टर्म जिनको मिल रही है। तो हम में से किसी को भी नहीं पता कि वो इसको किस तरह यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ ये होप कर सकते हैं कि जिस नैरेटिव की बेसिस पे उनको ये मैसिव विक्ट्री मिली है वो उसी नैरेटिव को फरोग नहीं देंगे, बल्कि और दूसरी बात हमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले 5 साल एज प्राइम मिनिस्टर, फॉरगेट द गुजरात चीफ मिनिस्टर मोदी, एज प्राइम मिनिस्टर उनका रोल क्या रहा है? उनका रोल नहायत ही डिविसिव रहा है, स्टेट्समैन लाइक नहीं रहा। उन्होंने लोगों की बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो कि एथनिसिटी पे बेस्ड है, रिलीजन पे बेस्ड है, डिवीजन पे बेस्ड है, उनको अपील करने की हमेशा कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश नहीं की, खित्ते में अमन लाने की कोशिश नहीं की। तो अगर तो हम रीजनेबल बिहेवियर यही एक्सपेक्ट करेंगे जी, जो जैसे वो पिछले रहे हैं वैसे ही आगे होंगे, तो ऑब्वियसली इट्स रियली ये बहुत बड़ा एक पूरे खित्ते के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए मोदी साहब की विक्ट्री है, लेकिन बाकी सबकी बहुत बड़ी हार मैं इसको देखूंगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि इन हिज सेकंड टर्म विद सच अ थम्पिंग मेजॉरिटी, अगर वो अपनी लेगेसी बनाना चाहें और एक स्टेट्समैन की तरह अपेयर करना चाहें, और जैसे वाजपेयी साहब ने एक लेगेसी बनाई हुई है, उनके फौत होने के बाद ही इज रिमेम्बर्ड एज अ स्टेट्समैन, एज अ रीजनल पीस बिल्डर। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी उस तरफ आना चाहें तो पूरी खित्ते में, दुनिया में और इंडिया में कोई ऐसी पावर नहीं है जो उनको एज अ पीस बिल्डर होने से रोक सके। अच्छा, 2014 में जब वो जीते थे तो उसके बाद उन्होंने सब लोगों को अपनी हलफ बर्दारी में बुलाया था, सार्क के नवाज शरीफ भी गए थे। आपके ख्याल में अब वो इमरान खान को बुलाएंगे, और अगर बुलाएंगे तो क्या इमरान खान को जाना चाहिए? देखिए, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव तो हमेशा ये रहा है कि हमें रिएक्टिव डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट कभी भी नहीं करनी। जब प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ को बुलाया था, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, जबकि हम ऑपोजिशन में थे उस वक्त भी, कि जाना चाहिए, जिस किस्म की इंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने बुला के कोई बहुत अच्छा, आई थिंक वहाँ पे भी 1-2 चीज़ें ऐसी हो गई थी जिनसे जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं बना। इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा कोई भी शख्स इस वक्त ऑपोजिशन में बैठा हुआ, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब तो अगर ऑपोजिशन में होते तो उन्होंने किसी गवर्नमेंट को इंडिया के साथ पीस के ऊपर चलने नहीं देना था। इस वक्त आपके पास एक मैच्योर ऑपोजिशन है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी अराइज करती है तो मेरा ये मानना है कि पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, उनमें दोनों पार्टीज में वो मैच्योरिटी है कि वो उसके साथ इंगेजमेंट को सपोर्ट करेंगे। और तीसरा, वो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने की बात कर रहे हैं।
आप समझते हैं उसका इफेक्ट होगा हमारी कश्मीर पॉलिसी पे? जी देखिए, उन्होंने तो ये पिछले दौर में भी आते साथ सबसे पहली बात ही ये की थी, और उस एक बात की वजह से और पॉलिसी की वजह से आपने देखा है कि कश्मीर में कितना ब्लडशेड हुआ और किस किस्म की हमने स्टेट टेररिज्म की एग्जाम्पल देखी, और दैट गॉट इंडिया रियली बैड प्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जो अफसोसनाक बात ये है वो ये है कि इंडिया का इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रहा है। इंडिया के जिस चीज के बेसिस पे नरेंद्र मोदी पहली गवर्नमेंट 2014 में आए थे कि वो जॉब देंगे, वो एक कॉर्पोरेट कल्चर लेके आएंगे, वो इंडिया में डेवलपमेंट कराएंगे जैसे उन्होंने गुजरात में की, वो सब कुछ नहीं डिलीवर कर सके। लेकिन एक फॉल्स नैरेटिव जो कि डिविसिव है, जो कि पोलराइजिंग है, जो कि एथनिक वायलेंस पे बेस्ड है, रिलीजियस वायलेंस पे बेस्ड है, उसकी बेसिस पे इंडिया ने उनको इतनी बड़ी मेजॉरिटी दी है। दिस इज अ वेरी 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 स्केरी प्रोपोजिशन, और ये हमें बहुत मतलब इससे पता चल रहा है कि दुनिया में इस वक्त किस किस्म के अलामात और किस किस्म की लोगों को फरोग मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हिना रबानी खैर साहब हम करने। ऑलमोस्ट जो इंडियन जर्नलिस्ट ने बात की उसी तरह की बात इन्होंने भी की, और वही बात कि जाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी। देखिए, मैं इसके बारे में एक बात आपको बताऊं, और ये पाकिस्तान के जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी जान लेनी चाहिए कि गरीब मुल्कों के अंदर शिद्दत पसंदाना रुझानात जो होते हैं वो हमेशा पॉपुलर होते हैं। आप उन मुल्कों के रुझानात अवामी सतह पर एक्सपेक्ट ना करें जो डेवलप्ड कंट्रीज है। आज अगर आप देखें कि इंडिया के वो भी ट्रम्प को ले आते हैं, वैसे तो ठीक है। लेकिन मैं एक और बात करूं कि इस वक्त इंडिया के अंदर बुनियाद परस्ती और शिद्दत पसंदी जो है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है। कि पाकिस्तान के अवाम ने आज तक किसी इलेक्शन के अंदर भी कभी किसी शिद्दत पसंद दहशतगर्द को जो है वो इंतखाबात में आगे नहीं किया, और इंडियन कौम ने दूसरी मर्तबा ये सब कुछ किया। लिहाजा हम जितना भी इंडिया से करीब आना चाहते हैं, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी कुर्बत हमारी दिफाई मजबूती की छांव में निकल सकती है। वो जो लोग कहते हैं ना कि बंदूकें फेंक के और मोदी के कदमों में और इंडिया के कदमों के अंदर पाकिस्तान की दिफा को रख के आप दिफाई बजट ख़त्म करके इंडिया से दोस्ती कर दें, उन जन्नत में रहने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ये आमकों की जन्नत है। हकीकत की जन्नत इंडिया के साथ अगर आप दोस्ती चाहते हैं तो अपनी दिफाई मजबूती और दिफाई तवानाई और कौमी यकजहती के जरिए आप इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात। चलें फिर आज हमने शाही तजर्बा किया, इस पर आपसे बात करते हैं। 1500 किलोमीटर का रेंज का मिसाइल, दोस्ती का मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकता है, जमीन से जमीन पे मार करने वाला। मिलते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो शाहीन 2 पे बात करेंगे। ब्रेक हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, आज शाहीन 2 का तजर्बा किया है पाकिस्तान के साइंसदानों ने, और मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर 1500 किलोमीटर का ये मिसाइल जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकता है। स्ट्रेटेजिक है और कामयाब तजर्बा था, टेक्निकल सर। तो आज इंडियन इलेक्शंस वाले दिन ही आप मैसेज समझते हैं या दोस्ती का मिसाइल समझते हैं इसको? मैं तो जी पाकिस्तान की दिफाई मजबूती को वाहिद इंस्ट्रूमेंट समझता हूँ जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन ला सकता है। अच्छा जी, तो आप इस मिसाइल को भी अमन की गारंटी? मैं इसको मिसाइल को, बल्कि एक दफ़ा मियाँ साहब ने जब ये न्यूक्लियर धमाका हुआ था उसके बाद एक सर्वे करवाया था कि जी इस दिन का नाम क्या रखना चाहिए, जिसका उन्होंने यौम तकबीर, तो मैंने उसमें तजवीज़ भिजाई थी कि इसका नाम यौम अमन रखा जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर धमाका जो है ये इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमन की ज़मानत बनेगा। ठीक है। और आप उस दिन से आज तक देख लें कि उससे पहले 3 जंगें हो गई, क्या कुछ हो गया, उसके बाद से अमन चला आ रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान की दिफाई मजबूती, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई बर्तरी जो है, स्ट्रेटेजिक बर्तरी जो है, वो इस खित्ते के अंदर स्ट्रेटेजिक पीस को लाएगी और डेवलपमेंट को भी लाएगी। मैं इसके ऊपर बिल्कुल यकीन हूँ, और कभी इस पर किसी दानिश्वर ने किसी ने बात करनी हो तो मैं पूरी कुव्वत के साथ और पूरे शवाहिद और जिसे कहते हैं ना जी उनके साथ
फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं इस नैरेटिव को प्रूव कर सकता हूँ। और ये हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बहुत बात की जाती है, इंडिया की भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है खत्ते में और कंपेटिटिव की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम कहाँ खड़े हैं उसमें? देखिए, जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं 65 की वॉर से अब तक, अगर आप टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान की हमेशा दिफाई बर्तरी रही है इंडिया के ऊपर, एयर की भी, इवन ज़मीनी फोर्सेस के इक्विपमेंट्स की और ट्रेनिंग की, ये तीनों, और इन सब चीज़ों से ऊपर बढ़ते हुए जज्बे की जो एक एनर्जी थी। हमने अगर मार खाई है तो गद्दारों के हाथों खाई है। गद्दारों पर भी बात करनी है। हाँ, हमने अगर मार खाई है तो उन लोगों के हाथ खाई है जो कहते हैं ये जो वर्दी है इसके पीछे बेदर्दी है, जो कुछ भी है उनके सर के ऊपर वो सीना ताने जो वर्दी है उसी पे लोग बातें करते हैं। तो बातें जनाब ये हैं कि हमने जो आज तक मार खाई है वो अपनी दिफाई कमज़ोरी की वजह से नहीं खाई, अपने लीडरशिप की कन्विक्शन और चीज़ों पे खाई है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर के अंदर और ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, इनके अंदर पाकिस्तान की एक डेफिनेट सुपीरियर पोजीशन है इंडिया के मुकाबले में, जिसको इंडियन हमारे से ज़्यादा तस्लीम करते हैं। ठीक है, और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के शवाहिद जो है वो मौजूद हैं, और तमाम जो मिनिचराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल से लेके ये जो आपके मिसाइल प्रोग्राम हैं और जो दूसरे इसके जो लॉन्चिंग के जो डिफरेंट वो है कैरियर्स हैं, उनके रेफरेंस से, एयरफोर्स के रेफरेंस से पाकिस्तान की जो सुपीरियरिटी है उसी ने आज इस खित्ते में अमन को रखा हुआ है। और ये जो एक नया इस वक्त एक तजर्बा किया गया है जो 1500 किलोमीटर दूर तक, किसी सियासतदान ने मुबारक नहीं दी इस पर पाकिस्तान को। आज मैं तो किसी को अदम तवज्जो का शिकार रहा है, क्या वजह है? वैसे तो हम हर छोटे से छोटे मामले पर एक बड़ा स्मार्ट मिसाइल बनना चाहिए पाकिस्तान में, जिसकी रेंज 4-5 हज़ार किलोमीटर हो और वो जाके उन प्रॉपर्टीज पे गिरे जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों की है। यहाँ ये मैं देख रहा था, मैं ये समझता हूँ मैं देख रहा था एक ऐसे मिसाइल कोई बिलावल का ट्वीट नहीं था, कोई वो तो कहते हैं जी कि ये जो हमारी दहशतगर्दी है, मतलब अब मोदी भी नहीं खड़ा होगा उनके साथ। ये सियासतदानों, बिलावल साहब तुम्हें मैं आज बता दूं, नहीं उनसे भी किसी ने नहीं किया, आप बेचारे बिलावल को अकेले ना टारगेट कर दें, किसी ने भी नहीं। मैं देखता रहा, सारा दिन फॉलो करता रहा कि कामयाब तजर्बे पे किसी ने ना कौम को मुबारक दी, ना मुसल्लह अफवाज को मुबारक दी, ना हुकूमत ने भी नहीं। मतलब हुकूमत का मुझे कहते हैं कि तुम्हारा नरम गोशा है हुकूमत के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी ऐसी अचीवमेंट होती है वो हुकूमत के अकाउंट में होती है। ठीक है, हुकूमत के अकाउंट में, लेकिन इसके ऊपर जो मुबारकबाद ऑपोजिशन की मोदी को बड़ी मुबारकबाद दी है, इस पर नहीं। और मैं इन्हें आप ये बता दूं कि मोदी ने जीता तो उसने फौजियों की तस्वीरें छापी अपने पोस्टरों के ऊपर। नाजरीन, आपको भी पता होगा कि बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई, वरना इससे ज्यादा सीटें ले जाता। अजी वो अभी बेचारा जो पकड़ा गया था उसकी छाप के वो जीत गया। तो हम तो विक्टोरियस इंशाल्लाह अपनी दिफाई इदारों के मालिक हैं। तो आपको और तमाम सियासतदानों को, और ये जो बच्चे सियासतदान अपनी पैदाइश की बुनियाद के ऊपर लीडर बनने के लिए घरों से निकल आए हैं शर्म और अकल के बगैर, और मरूसियत के जोर के ऊपर जो है वो कौम के बड़े बड़े बुजुर्गों को अपने पीछे खड़ा करने में शर्म महसूस नहीं करते, उनको मैं शर्म दिलाना चाहता हूँ कि जनाब, आप लोग जब मुल्क की और मुल्क की दिफा और मुल्क की सालमियत के निगहबान इदारों के खिलाफ जब आप बात करते हो तो नहीं, पर इस पर तो मुबारकबाद देते कौम को। हमारी अचीवमेंट है, हमारा तजर्बा कामयाब हुआ है, हमने 1500 किलोमीटर की रेंज, उन्हें पाकिस्तान के किसी कामयाबी में हमारी वैल्यू एडिशन हुई है, पाकिस्तान के किसी वैल्यू एडिशन से उनको कोई गरज नहीं है। उन्हें सिर्फ वो वैल्यू एडिशन चाहिए जो उनकी पर्सनल वेल्थ के अंदर उनकी वैल्यू एडिशन हो। उन्हें वो वैल्यू एडिशन चाहिए जो उन्हें इक़्तिदार की ताकत की सूरत में वैल्यू एडिशन हो। उन्हें पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी, पाकिस्तान की मजबूती, इसके उनके कंसर्न के एरियाज ही नहीं है। मैं अब पाकिस्तानी कौम इस जगह पे आ बैठी है कि अब वो जमहूरियत को बर्दाश्त करेगी,
लेकिन जमहूरियत के बीच में से निकलने वाले ये जो खानदानी सपोले हैं और जो कि अपनी नहीं, पैदाइश आप एक सियासतदान है, मैं पूछना चाहता हूँ जाने से जनाब। पहले, क्यों नहीं वो इस पर वो मुबारकबाद के बयानात आते, क्यों नहीं आते? देखिए जी, वो तो पीटीएम को मुबारकबाद देंगे कि आप बड़े अच्छे नारे लगा रहे हैं। वो तो हर उस बंदे को मुबारकबाद देंगे जो पाकिस्तान की कमजोरी का सबब बनेगा। वो तो दहशतगर्दी करने वालों को मुबारकबाद दे सकते हैं, जिन्हें मोदी दहशतगर्द कहे उनके खिलाफ वो बोल सकते हैं। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने वालों के लिए बोलना उन्होंने अपना मैंडेट ही नहीं बनाया हुआ, और अगली दफ़ा ये एलिमिनेट हो जाएंगे। चलें, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और ख़बरें हैं, कुछ पीटीएम के हवाले से, नैब के हवाले से। जरदारी साहब पेश नहीं हुए, वो पहले ही कह रहे थे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, इस्लामाबाद वो फरिश्ता वाला इशू चल रहा था, और उसमें आज वैसे तो कराची में सिविल सोसाइटी ने भी ये बच्चों के साथ ऐसे इश्यूज़ पर, हरासमेंट पे या इन पे बच्चों के उस पर अपने कंसर्न शो किए हैं। वो अपनी जगह एक सोसाइटी की बात है। इससे पहले ज़ैनब वाला वाक़या, मुख्तलिफ वाक़यात पाकिस्तान में आए और सोसाइटी ने अपना अपना रिएक्शन दिया उसके ऊपर। हम एक ज़िंदा माशरा हैं और हम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन इस बार देखने में ये आया कि पीटीएम ने उसको एक ख़ास रंग देने की कोशिश की, फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़। एक वो ख़ातून थी गुलालई इस्माइल, जिन्होंने वो बड़ी मुतनाज़ तकरीर की जिसमें उन्होंने मतलब फ़ौज और पाकिस्तान और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ऐसे जज्बात मुखालिफ तकरीर की, जिस पर उनके ख़िलाफ़ 2 FIRs भी अब वहाँ पे हुई हैं। और अब दूसरी तरफ से ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि वो ज़ाती इजहार का मामला था, उन्होंने अपनी बात की है, तो आपने बात करने से क्यों रोक रहे हैं? तो कहाँ है वो रेड लाइन कि आप क्या बात कर सकते हैं और किसको गाली देना जायज़ है, किसको गाली देना नहीं जायज़ है? क्या रियासती इदारों को, दिफा के ज़ामन इदारों को, फ़ौज को गाली देना जायज़ है, नहीं जायज़ है? क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रही। मतलब देखें, इसमें बड़ी अहम बात है कि जहाँ पे मतलब बेसिक सोच के अंदर टेढ़ हो, मेलाफाइडी जिसे बोलते हैं वो हो। मतलब यह है कि जी आज तक जब भी इस किस्म के कोई वाक़यात होते रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो अगर किसी इदारे को वाकई क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है या किया जाता रहा है तो वो पुलिस को किया जाता है। पुलिस से कोई आगे चला जाए तो वो मुकामी इंतज़ामिया तक बात आ जाती है। और कल जैसे आपने आईजी साहब को तकलीफ़ दी थी, ही वाज सो कंसर्न्ड, और उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट भी उसी किस्म के दिए। लेकिन अब ये जो नया एक फैशन हमारी सियासत के अंदर आ गया है कि सियासतदान अगर कोई इलेक्ट हो जाए तो वो सिलेक्टेड हो जाता है, और अगर कोई वाक़या हो जाए तो उसके पीछे जो है वो ढूंढते हैं बालातर तरीन इदारों को। मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी पुलिस की डोमेन में कोई भी सीपीसी वायलेशन या कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का कोई भी केस हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आप अगर फौज पे डालने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप मेलाफाइडी कर रहे हैं, आप किसी ऐसे तार से हिल रहे हैं। एजेंडा नज़र आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, DGI SPR ने उसको किया। अब आप नहीं समझते कि एक फ़ाइनल उनके ऊपर कार्रवाई करने का वक्त है? इस जो अब उनका रोल सामने आया है, ये जो ढील है ये नुकसानदेह होगी मुल्कों का। देखें जी, किसी भी सूरत में देखें आपका जो ये काम इस वक्त उनके बारे में जो कुछ भी करने का है, बुनियादी तौर पर ये हुकूमत, पार्लियामेंट और अपोजिशन और हुकूमती इदारों के करने का है। ऑपोजिशन तो उन्हें गले लगा के बैठी है। ऑपोजिशन को मैं ये कहूँगा कि इस मौके के ऊपर ऑपोजिशन से मीडिया को उनका मौक़िफ़ पूछना चाहिए, और अगर वो आपके ख्याल में ये मुतालबा नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिशन उन्हें अपनी एपिसीज में बुलाना बंद करे? देखें जी उनको, और वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे कि क्या आइंदा पुलिस की डोमेन के होने वाले किसी भी नाइंसाफ़ी अगर वो किसी एक ख़ास नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ हो जाए तो उसका इल्ज़ाम फ़ौज पे पड़ेगा। अगर किसी पंजाबी के साथ हो जाए तो उसका पुलिस पे पड़ेगा, पश्तून के साथ हो जाए तो उसका फौज पे पड़ेगा, सिंधी के साथ हो जाए तो रेंजर्स पे पड़ेगा, अगर किसी और के अगर सियासत, ये कोई बात है? आप लोग कहीं तो कोई ब्रेक लगाएं, कहीं तो रुक जाएं, मतलब कहीं तो मुल्की मफाद के लिए सोचना शुरू कर दें, कहीं तो आके वो बात करें जो इंसाफ पे मबनी हो।
वैसे तो वो ये भी बड़ा है कि लोग कहते हैं कि अगर वो एक ट्वीट कर रहे हैं कि मैं अफ़गान था, अफ़गान हूँ, अफ़गान रहूँगा, लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी देखिए जी, रहेंगे। हमने तो हमेशा अफ़गानों को ग्लैमराइज किया है, और जब अफ़गानिस्तान के ऊपर रशियन एग्रेशन हुई तो पूरा पाकिस्तान जो था वो अफ़गानिस्तान के साथ आज खड़ा भी हो 20 लाख गया। अफ़गानी यहाँ और आज, और हमने कभी भी, मैं तो उनके बीच में रहा हूँ, और कायदे आज़म ने कहा था कि कोहसार अफ़गान बाकी, कोहसार बाकी, मतलब हमारे इलाके में तो अफ़गान को ग्लैमराइज किया जाता है। और ये तमाम लोग जो इससे पहले एक लंबी तहरीक चली पश्तूनिस्तान के नाम के ऊपर पश्तून एरियाज़ में, आखिर में वो तहरीक जो थी वो आके जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के कदमों में बैठ गई थी। ठीक है ना जी, मतलब अंजाम वही हुआ था कि उनकी हुकूमत में एक वजारत जो थी ना मोटरवे की, उसके ऊपर वो ठंडी हो गई थी। तो मतलब ये है कि ये ना करें, पश्तून से ज़्यादा पाकिस्तान का वफादार और पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वाला कोई नहीं है। वो लोग जो पश्तूनों के सेंटिमेंट को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोबारा कहूँगा कि पश्तून, एक एक पश्तून जो है, उनकी मोहब्बत, उनका दीन, उनका ईमान, उनका मईशत, उनकी माशरत, उनकी सकाफत, हर चीज़ जो है पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। हत्ता कि उनके दरियाओं का पानी जो है वो भी पाकिस्तान में से बह के समुद्र में जाता है। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये अपना मथा, पैसे मिल रहे हैं तो लेते रहो यार, लेते रहो, कोई ऐसी बात, वो खाते रहो, चलो पाकिस्तान में लगेंगे थोड़े बहुत। अच्छा, ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए हैं, मैंने कहा जरा आपसे बात, जवाद ज़रीफ साहब हैं। देखें जी, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। अच्छा, और हमारे साथ हमारा भाई है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है ना। सऊदी अरब हमारा, देखें ना, तेल भाई है, हमारा भाई है, हमारा तेल भाई है, और हमारा हमसाए हैं। देखिए हमारा गैस पाकिस्तान का जो बुनियादी डिप्लोमेसी है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अब बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की ज़रूरत है। पिछले 6-7 साल जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी लल में रही है, अब इसे प्रोएक्टिव करने की ज़रूरत है। हमें ईरान के साथ भी राब्ते, और हमें सऊदी अरब के साथ भी राब्ते, और हमें पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ राब्ते। मुस्लिम उम्मा के ऊपर बड़ा एतराज़ होता है। आज के इलेक्शन के बाद मैं कभी उम्मा के ऊपर भी बात करूंगा, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं अगली ओआईसी का इजलास मक्का मुकरमा में हो रहा है, उस पे हम उससे पहले हम उम्मा के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सारे सरबराहान को मक्का में कोई हदायत ही आ जाए कि वो ओआईसी को एक्टिव कर लें, तो ठीक है। लेकिन आपके ख्याल में हमें ईरान से बात करनी चाहिए? ईरान को बड़ी ईरान की रिजर्वेशंस हैं। अभी जब वज़ीर आज़म वहाँ गए थे, इनके जाने के मौके पे आर्मी चीफ ने भी वहाँ बहुत एक अहम रोल प्ले किया। सऊदी अरब, ईरान और यूएई, चाइना, इन मामलात ने पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से जो हुकूमत को मुआवनत, सपोर्ट और इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल इनपुट जो लोग कहते हैं कि यहाँ हम सऊदी अरब की तरफ चले जाएं या ईरान की तरफ चले जाएं, दोनों तरफ नहीं खेल सकते हैं, किसी एक ग्रुप में जाना चाहिए। आप इसको देखें जी, हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ हमारा मुल्क जोग्राफियाई तौर पर है। अच्छा, वो तो ईरान के साथ है। हमारा जोग्राफियाई तौर पर क्रॉस रोड्स पे है। अच्छा, ठीक है ना जी। हम मिडिल ईस्ट और ये जो है साउथ एशिया का एक राब्ता है। हम चाइना, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट का एक राब्ता है। तो हम एक ऐसा मुल्क है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामी मुमलिकतों को मिलाने वाला मुल्क है। तो हमें काटने वाला नहीं बनना, हमने मिलाने वाला ही बनना है। और ये जो तारीख, तो फिर आपने कल मुझे कहा था कि सालिस तो चौधरी होता है, तो चौधरी देखें तो जी, सालिस अल्लाह कभी हमें चौधरी बना देगा। अच्छा, ठीक है ना जी। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि हमें अल्लाह ताला वो हैसियत दे कि जिस हैसियत में हम, तो इस पे, और चौधरी वाले डॉलर भी नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, सोना नीचे आ रहा है, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं यकदम। हाँ, तो आप कोशिश करें ना, जो हुकूमत गिराने की नाज़रीन कोशिश करते हैं पाकिस्तान की, उनके लिए खबर है कि पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह इंतखाबात के ज़रिए ये हुकूमतें बदलेंगी और जमहूरियत आएगी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह पीर को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हर सुबह ऑल पर साफ सुथरे फार्म से